नमस्कार। नीट एग्ज़ाम के में जो धांधली हुई है इस साल, वो तो आप सबको जानते ही होंगे। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि नीट एग्ज़ाम जो है वो है मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो छात्र 12वीं के बाद MBBS करना चाहते हैं तो उनके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, उसको नीट एग्ज़ाम बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। उसमें पेपर लीक का मामला आपने सुना है, धांधली काफ़ी हुई है और अब तो CBI इंक्वायरी भी उसमें शुरू कर दी गई है सरकार की तरफ से। लाखों बच्चे बैठते हैं, 25 लाख के करीब बच्चे उसमें एग्ज़ाम में बैठते हैं। तो आज मैं बात करूंगा उसी बारे में, क्योंकि मैं खुद विक्टिम रहा हूं मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का, इस धांधली का। लेकिन जब मैं विक्टिम बना उस समय नीट नहीं होता था, नीट की बजाय दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता था। दिल्ली में 3 मेडिकल कॉलेज होते थे तब, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, UCMS यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज सफदरजंग, और तीसरा होता था लेडी हार्डिंग कॉलेज, सुचेता कृपलानी मेडिकल कॉलेज। तो इन तीनों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करती थी, जो एग्ज़ाम मैंने कई साल तक की। और ये धांधली मैं आपको बता दूं कि अभी से नहीं हो रही। ये जो पैसे दे के एडमिशन कराए जाते हैं और पेपर लीक का मामला तो अब आया है, लेकिन ये कैसे होती थी धांधली, ये मैं आज आपको बताऊंगा अपने तजुर्बे से। क्योंकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो 17 साल तक दिए हैं। 17 साल, 1980 से लेके 1980 से लेके 17 साल तक लगातार मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम देता रहा 12वीं के बाद। और मैं अपने स्कूल का टॉपर था, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो ये धांधली आज से नहीं चल रही, आज जरूर पकड़ में आई है, कुछ पेपर लीक के मामले पकड़ में आ गए हैं, लेकिन ये धांधली तो पिछले 45 साल से हो रही है, जिसकी शायद किसी को खबर ही नहीं। जो विक्टिम है उन्हीं को ही मालूम है। मैं बताता हूं, जब 12th का मैंने एग्जाम दिया था 1980 में, तो मैं डॉक्टर बनना चाहता था। तो मैंने भी एक DPCC दिल्ली पब्लिक कॉलेज जो है उसको ज्वाइन किया और मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी की, एग्ज़ाम दिया, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस समय 300 नंबर का पेपर होता था, 4 पेपर वही होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी जूलॉजी का। लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नंबर से मेरा रह गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के शिवाजी कॉलेज में BSc जनरल B ग्रुप में एडमिशन ले लिया। हालांकि उस समय मुझे सेंट स्टीफन कॉलेज में मैथ्स ऑनर्स में, BSc मैथ्स ऑनर्स में एडमिशन मिल रहा था। मैं मैथ्स में टॉपर था, मेरे उस टाइम 86% मार्क्स आए थे मैथ्स में। तो उस ज़माने में 86% मार्क्स बहुत ज़्यादा होते थे। ओवरऑल मेरी फर्स्ट डिवीज़न थी, तो फर्स्ट डिवीज़न भी उस ज़माने में बहुत कम लोगों की आती थी। तो लेकिन मेरे दिमाग में तो यही था कि मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो मैंने BSc B ग्रुप ज्वाइन कर लिया शिवाजी कॉलेज से, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री में, कि मेरे साथ में मैं BSc करता रहूँगा और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम दूँगा। अगले साल फिर मैंने एग्ज़ाम दिया, फिर कुछ 8-10 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं। जबकि मैं
एग्ज़ाम दे के आता था तो मैं सारे ना क्वेश्चंस मुझे याद होते थे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, और वो मैं नोट कर लेता था कि पूरे जितने क्वेश्चंस होते थे सारे क्वेश्चन मुझे याद होते थे। 150 क्वेश्चन जो भी थे, जैसे 150 बॉटनी जूलॉजी के हो गए, 150 फिजिक्स केमिस्ट्री के हो गए, 75 फिजिक्स के होते थे, 75 केमिस्ट्री के होते थे। तो मुझे ज़्यादातर याद होते थे क्वेश्चंस, और मैं उनके आंसर भी चेक कर लेता था, लेकिन मेरा रिजल्ट नहीं आता था। बड़ा मैं काफ़ी परेशान हुआ कि मैंने इतनी अच्छी तैयारी की, इतने अच्छे पेपर किए, और सिलेक्शन नहीं हो रहा। उस समय करीब ज़्यादा लोग नहीं एग्ज़ाम देते थे, 10,000 के करीब एग्ज़ाम देते थे, और उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में 400 सीट थी, और 400 सीट में करीब 200-250 के करीब जनरल सीट थी, बाकी सारी 250 के, बाकी रिजर्व कैटेगरी में थी सीट्स। तो जनरल कैटेगरी का मैं स्टूडेंट था, तो नहीं हुआ। फिर मैंने बीएससी के बाद ड्रॉप कर दिया 1 साल। मैंने कहा चलो 1 साल ना मैं ड्रॉप करता हूँ। इस दौरान हमारे एक रिश्तेदार थे, अलीगढ़ में रहते थे, वो उनके रिलेटिव डॉक्टर्स थे, तो वहाँ से उस ज़माने में पोस्ट कार्ड होते थे। तो पोस्ट कार्ड में मुझे उन्होंने लेटर भेजा मेरे फादर को कि अशोक का अगर एडमिशन कराना है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में तो हो जाएगा एडमिशन, आपको रिश्वत देनी पड़ेगी। उस ज़माने में पोस्ट कार्ड के ऊपर उन्होंने लिख के भेज दिया। फ़ोन तो होते ही नहीं थे, लैंडलाइन नंबर होते थे, यहाँ लोग टेलीग्राम्स करते होते थे, तो मोबाइल तो मतलब ही नहीं था उस टाइम। तो लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो ईमानदारी से बनूंगा, क्योंकि मुझे तो लोगों की सेवा करनी थी, मुझे रिश्वत दे के डॉक्टर नहीं बनना था। तो मैंने मना कर दिया, मैंने अपने फादर को मना कर दिया कि मुझे नहीं इस रास्ते से एडमिशन लेना, मैं अपनी मेहनत से करूंगा, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरा जरूर सिलेक्शन होगा। उस जमाने में एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी सस्पेंड हुई, मतलब उसके ऊपर केस भी चला। तो वो मामला तब मीडिया इतना ज़्यादा नहीं होता था, अखबारों में ही खबरें छपती होती थी। तो पता लगा कि वो क्या करते थे कि जो OMR शीट होती है, मार्कशीट जो होती थी, उसमें हमें जो मार्क करते थे ना, वो पेंसिल से मार्क करते थे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के 4 चॉइस हैं तो उसको पेंसिल से मार्क डाल कर देते थे। तो रोल नंबर भी पेंसिल से ही उसको कर देते थे। तो हमें पता लगा कि ये तो जो रोल नंबर हैं, मान लीजिए मैंने अच्छा पेपर किया है तो मेरा जो रोल नंबर है, मेरी जो आंसर शीट है, वो किसी जिसने रिश्वत दी है उसके नाम कर दी जाएगी, उसका उसमें रोल नंबर कर दिया जाएगा और उसको पास सिलेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हमें पता लगी। तो उस जमाने में इतना नहीं होता था, हमें भी नॉलेज नहीं होती थी कि हम कहाँ कंप्लेंट करें। हम तो सिर्फ ये करते थे कि रिव्यू के लिए दोबारा कर देते थे, कि रीचेकिंग के लिए, उसमें वो टोटलिंग ही करते होते थे, दोबारा चेक नहीं होते थे, सिर्फ टोटलिंग करते थे कि दोबारा टोटल चेक। तो बीएससी के बाद जब मैंने फर्स्ट ईयर ड्रॉप किया तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। मैंने पूरी मेहनत की, पूरा साल मेहनत की, तैयारी की। मेरे साथी भी थे, अपने मेरे दोस्त थे, उन्होंने भी की, इकट्ठे की। तो उस जमाने में तब सीबीएसई ने भी उस दौरान एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट शुरू किया, जो अब नीट होता है। मतलब नीट तो अब दिल्ली नेशनल लेवल पे होता है। तो उस टाइम सीबीएसई ने एक इंट्रोड्यूस किया कि जो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे 15% सीट्स सभी कॉलेजेस में रिजर्व होंगी। तो वो भी मैंने फॉर्म भर दिया है। मैं राजस्थान भी पेपर देने के लिए गया, अपने दोस्तों के साथ राजस्थान अजमेर में गया, मैं मुंबई भी गया। और वहाँ जब राजस्थान में तो पेपर हुआ, लेकिन मुंबई में जब हुआ तो पता लगा कि वो पेपर ही क्या, उन्होंने सीबीएसई ने स्कीम ही बंद कर दिया कि भाई इस साल होंगे ही नहीं, तो एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। मतलब हम तो मुंबई में जाके बड़ी निराशा हुई कि मैं
तैयारी करके पूरा साल की थी और वहाँ एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मैंने दिए, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं भी हारने वाला कहा था, मैंने अगले साल दे देंगे। फिर मैंने बीएससी में दोबारा एडमिशन लिया, एक साल ड्रॉप किया था मैंने, बीएससी सेकंड ईयर में एडमिशन लिया। पहले वो दे नहीं रहे थे, लेकिन मेरे बड़े भाई साहब गए, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई इसमें बच्चे की क्या कसूर है, उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो अब इसका तो कैरियर ख़राब हो जाएगा। तो फिर उन्होंने एडमिशन दे दिया मुझे। तो फिर मैंने बीएससी भी की, 84 में मैंने बीएससी की, तो 84 तक मैं देता रहा। फिर मैंने 85 में भी एग्ज़ाम दिया, 86 में भी दिया। मैं काफ़ी परेशान था, काफ़ी डिप्रेस हो गया था, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन ठीक करके आता था, लेकिन सिलेक्शन नहीं होता था। तो धांधली तो तब से चल रही थी। और मैं देखता था कि जो डॉक्टर्स हैं ज़्यादातर, उनके जो बच्चे होते थे उनका सिलेक्शन हो जाता था। ऐसा लगता है कि जैसे उनकी कहीं ना कहीं अंदर सेटिंग होगी। मैं ये, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सभी जितने डॉक्टर्स बन रहे थे वो सभी वो हो रहे, लेकिन कुछ सीट्स जो हैं उस टाइम भी रिश्वत चलती थी। मेरा कहने का मतलब है उस टाइम भी रिश्वत चलती थी। तब उस ज़माने में 1 लाख के आसपास वो था। अब उसको इस बार नीट में 30-30 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर बिके हैं, जो पेपर लीक हुआ है। अब बच्चों का तो भविष्य, जो इतनी मेहनत से बच्चे तैयारी करते हैं। फिर मैंने 86 में बड़े बड़े भैया ने कहा कि आप कंप्यूटर कोर्स में तू कर ले, क्योंकि फिर मैंने कंप्यूटर कोर्स में एडमिशन ले लिया। मैंने YMC से कंप्यूटर कोर्स किया है, नीट से भी किया कंप्यूटर कोर्स। उसमें भी मैं टॉपर था, क्योंकि मैं तो शुरू से इंटेलिजेंट था। तो वहाँ मेरा अच्छा रहा, कंप्यूटर लाइन में मेरी अच्छा हुआ। फिर 1990 में मैंने अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोला। कुछ साल मैंने थोड़ा जॉब भी की। फिर मैं जॉब में, बड़े भैया कहते थे नहीं जॉब नहीं, अपना ही बिजनेस करना है, तो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम किया, अपना इंस्टीट्यूट खोला। फिर 1990 से मैं, तो इस दौरान मैं अपना कंप्यूटर भी चलाता रहा, कोर्स भी करता रहा और बिजनेस भी कर रहा था। और साथ साथ मेरे मन में था कि नहीं मुझे एग्ज़ाम देने हैं, मैं तैयारी भी करता था। तो ये आप मानेंगे नहीं, 17 साल तक मैं लगातार मेडिकल एंट्रेंस के दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम दिए, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं। आजकल बच्चे 1 साल में नहीं होता, 2 साल में नहीं होता, निराश हो जाते हैं, लेकिन मैं निराश नहीं हूँ। एक बार शुरू में मुझे निराशा जरूर हुई थी। उस टाइम ये बात मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि जब मैंने ड्रॉप भी कर दिया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था। तो तब हम टैगोर गार्डन में रहते थे, मैं घर से निकल गया और यमुना के पुल पे पहुंच गया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, यमुना का एक पुल एक साइड से दूसरे तक मैं पैदल ही चलता रहा। मुझे लगता था कि अब लाइफ का कोई मतलब नहीं है, मैं सुसाइड कर लूँगा। लेकिन फिर मैंने अपने परिवार को सोचा कि मेरे परिवार का क्या होगा, तो मैंने वो डिसीज़न नहीं लिया। तो उस टाइम अगर दिमाग कुछ ऐसा अपसेट हो जाता तो मैं शायद यमुना में छलांग लगा देता। लेकिन मुझे अच्छा हुआ जो मैंने अपने परिवार के बारे में सोचा नहीं। अब आजकल मैं जब देखता हूँ बच्चों को कि कोटा में इतने सुसाइड केस होते हैं, तो बड़ा दुख होता है कि बच्चे कैसे डिप्रेस हो जाते हैं। तो मैं उन सब बच्चों को ये कहूँगा कि आप लोग तैयारी करिए, अपने मेहनत करिए, लेकिन ये ना सोचिए कि सिर्फ डॉक्टर ही बनना है। अल्टरनेटिव जरूर रखिए अपने पास कि अगर नहीं बन पाए तो हमारे पास ये रास्ता है, हमें इस फील्ड में जाना है। सिर्फ डॉक्टर ही बन के आप सेवा नहीं कर सकते। अब मैं फिर प्रोफेसर बन गया, मैं ऑथर बन गया। अब मेरे पीछे जो किताबें देख रहे हैं, 100 से ज़्यादा मैं किताबें लिख चुका हूँ। अब मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, अपना सोशल वर्क भी करता हूँ, लोगों की सेवा भी करता हूँ। तो अपना जो मेरा एम था लोगों की सेवा करने का, वो तो मैं अब भी कर ही रहा हूँ, डॉक्टर नहीं बन के। लेकिन डॉक्टर की ये है कि पढ़ाई करते करते इतना हो गया कि आधी नॉलेज तो मुझे हो ही गई है डॉक्टर की। अब भी मुझे मुझे प्रॉब्लम हो या किसी मेरे रिलेटिव में हो या किसी में हो, तो मैं काफ़ी मेडिसिन का भी मुझे पता है,
मैं रिपोर्ट्स भी पढ़ लेता हूँ, तो आधा डॉक्टर तो समझ लो बन ही गया हूँ। तो जिंदगी में बहुत कुछ होता है, और करप्शन जो है ये आज से नहीं चल रहा, ये शुरू से चल रहा है। उस टाइम कांग्रेस की सरकार होती थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती थी, तब से ये करप्शन चल रहा है। ये आप मोदी सरकार को दोष दो या किसी और को दोष दो, वो ठीक नहीं है। ये करप्शन ये शुरू से ही चल रहा है, और इसके लिए सारी सरकारें दोषी हैं, एक सरकार नहीं है, ये शुरू से ही चल रहा है। और मैंने तो यहाँ तक इतना केसेस देखे हैं, जो सुने भी हैं और पाए भी हैं, कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं वहाँ पे भी आप रिश्वत चलती है, लाखों रुपए दे के आप आपका सिलेक्शन हो जाता है और आप को जॉब मिल जाती है, वहाँ भी करप्शन है। पुलिस में देख लो, कहीं भी देख लो, तो हर जगह करप्शन है। करप्शन, जब तक ये करप्शन खत्म नहीं होगा ये, तब तक जो प्रतिभा है, जो योग्य लोग हैं, वो ऐसे ही सफ़र करते रहेंगे जैसे मैंने किया। मैंने भी सफ़र किया कि इतने मैं काबिल होते हुए, अपने स्कूल का टॉपर होते हुए मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, तो इस बात का मुझे काफ़ी होता भी है। लेकिन ये नहीं कि मैं डिप्रेस हो गया, कुछ नहीं हो गया। अब सरकार जांच कर रही है, जांच होगी तो आपको क्या लगता है कि ये करप्शन रुक जाएगा? इस बार नीट एग्ज़ाम में कुछ लोगों को गिरफ्तारियां हो जाएंगी, रफा दफा मामला हो जाएगा, अगले साल फिर ये जो वही चीज़ें शुरू हो जाएंगी। ये रुकने वाला नहीं है। मैं बच्चों को भी आपको बता दूं कि ये भ्रष्टाचार जो इंडिया में फैला हुआ है, ये बंद होने वाला नहीं है। पेरेंट्स भी जो बच्चों के ऊपर इतना दबाव डालते हैं कि नहीं तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, वो भी दबाव डालने आप छोड़ दो। और जो लोग ये गलत तरीका अपनाते हैं कि हम पैसे देके, अब जैसे जिन्होंने पैसे दिए वो भी सही नहीं कर रहे। आप अगर अपने बच्चे का पैसे देके एडमिशन करा रहे हो, मान लो 30 लाख रुपए दे के एडमिशन करा रहे हो, तो वो क्या सोचते हो कि वो डॉक्टर बन के लोगों की सेवा करेगा? अरे वो 30 लाख का 1 करोड़ रुपया बनाएगा और उसके बाद लोगों को लूटेगा, मरीजों को लूटेगा, वो सेवा नहीं करेगा। मैंने भी उस टाइम, मुझे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी ऑफर आया था कि 1 लाख रुपया आप दे दो, प्राइवेट में एडमिशन मिल जाएगा। बेंगलोर में 1.5 लाख उन्होंने कहा था, तो 1.25 लाख तक बात हो गई थी। तो लेकिन मेरे मदर ने कहा नहीं, बेंगलोर नहीं जाना, तो मैंने प्राइवेट में भी एडमिशन नहीं लिया। उस जमाने में 1 लाख रुपया भी बहुत ज़्यादा होता था। मैंने यही सोचा था कि मैं मेहनत से करूँगा, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे कहते हुए दुख हो रहा है, मेहनत और ईमानदार लोगों की कदर नहीं। अगर आप मेहनती हैं, ईमानदार हैं, तो आपके पास ना हो सकता है जो आपने सपना देखा वो पूरा होगा, और ना आपके पास पैसा होगा। लेकिन मुझे पैसे से कोई प्यार नहीं। मैं आज खुश हूँ कि मैंने ज़िंदगी में आज तक ना 1 रुपया किसी को दिया है, न लिया। मैंने कभी रिश्वत ना ली है, न दी। तो ईमानदार बनिए, ईमानदारी से अपने, मैं बच्चों को बोलूँगा आप तैयारी करिए, पेपर्स की तैयारी करिए, अपना करिए। ज़रूरी नहीं है कि सबके ही वहाँ पे भ्रष्टाचार में हो रहा है। हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको मिल जाए, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप मेहनत करो और आपको फल मिले। ये ज़रूरी नहीं है। ये प्रैक्टिकली मैं सच बता रहा हूँ, अपने अनुभव से बता रहा हूँ। पेरेंट्स को भी मैं यही बता रहा हूँ। तो ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि सच्चाई लोगों के सामने लाने और बताना कि ये भ्रष्टाचार जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम में चल रहा है,
ये आज से नहीं चल रहा, ये पिछले 45 साल से मैं खुद देख रहा हूँ ये चल रहा है। लेकिन उस टाइम इतने ना मीडिया इतना वो था स्ट्रॉन्ग, ना चीज़ें बाहर आती थी, पकड़ी नहीं जाती थी। क्यों पकड़ी क्यों नहीं जाएंगी? जब रिश्वत देने वाला भी खुश है और लेने वाला भी खुश है तो कैसे पता लगेगा? मान लीजिए आपने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया 10 लाख रुपए दे के, तो आपका तो हो गया, तो आप क्यों बताओगे किसी को कि भैया मैंने 10 लाख रुपए दिए? या नौकरी लगवाई है तो क्यों बताओगे कि मैंने 10 लाख रुपए दे के नौकरी लगवाई है? आप नहीं बताओगे, सारी उम्र नहीं बताओगे। तो इसलिए लेने वाले भी खुश हैं, देने वाले भी खुश हैं, और ये धंधा चल रहा है। ये है सच्चाई, हकीकत। कड़वी है लेकिन ये हकीकत। और बच्चों से आखिरी बार मैं ये कहूँगा कि आप निराश ना हो। अगर सिलेक्शन नहीं होता कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई कर लो, लेकिन सिर्फ ये ना सोचो कि भाई मुझे डॉक्टर ही बनना है या मुझे इंजीनियर ही बनना है। और भी रास्ते हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बुक्स लिखी हैं, तो उस पर रिसर्च भी करता हूँ, काम करता हूँ। और भी बहुत फील्ड्स हैं जिसमें आप प्रोग्रेस कर सकते हो। अगर मैं भी निराश हो गया होता तो मैं आज प्रोफेसर ना बन पाता, ऑथर ना बन पाता, और पता नहीं मेरी लाइफ भी होती कि नहीं होती, मेरे परिवार का क्या होता। मैं निराश नहीं हुआ। तो आप भी बच्चों से मैं कहूँगा आप निराश ना होएं। कोटा में आप तैयारी करते हैं, कर रहे हैं, मेहनत करें, लेकिन ठीक है, भगवान भरोसे छोड़ दें, करें, सफलता मिलती है ठीक है, नहीं तो और रास्ते हैं, एक मंजिल नहीं तो दूसरी सही। आज के लिए इतना ही सर। और इस वीडियो को मैं पेरेंट्स को बोलूँगा कि आप अपने बच्चों को भी दिखाइए और शेयर करिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए। मुझे लगता नहीं कि आप शेयर करेंगे, क्योंकि जो सच बात होती है वो लोग नहीं शेयर करते। जो ज्ञानवर्धक बातें होती हैं वो लोग शेयर नहीं करते। फालतू के मजाक, चुटकुले और मारधाड़, इन चीज़ों को शेयर, ये भी एक हकीकत है हमारे समाज में। चलो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मैं हूँ प्रोफेसर अशोक।